हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की। किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स स्ट्रक्चर्ड है इंडिया में। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। इंडिया में मेजर दो गवर्नमेंट्स हैं, ये तो हमें पता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, राइट। ये दो गवर्नमेंट्स हमें पता है। अब स्टेट के अंदर भी लोकल लेवल पर, ठीक है, विलेज के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, राइट। इन्हें हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। क्या जरूरत है लोकल गवर्नमेंट की? जब स्टेट गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट की क्या जरूरत पड़ रही है? अब देखो, लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों से कनेक्ट कर जाती है, ठीक है, लोकल लेवल पर है। समझ रहे हो लोकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि जो आसपास के लोग हैं, जो पब्लिक है, वो उनसे बहुत ही इजीली कनेक्ट कर जाती है। कॉमन पीपल के लिए ये गवर्नमेंट होती है। हमारी एक तरीके से जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स होती है, रोजमर्रा की जो तकलीफें होती हैं, वो ये गवर्नमेंट सुनती है और सॉल्व करती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि लोगों के काफी करीब रहती है, राइट। लोगों के काफी क्लोज रहती है, इसीलिए ज्यादा अच्छे से लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाती है, सॉल्व कर पाती है। अब लोगों के क्लोज है तो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और कम पैसों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लोकल लोगों का इंटरेस्ट जो नहीं होता है, लोगों का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा, वो यही गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सकती है। अब ये लोकल लेवल पर है तो जो लोकल लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का देखने को मिलता है विलेज के लेवल पर, राइट। और एक तरीके से पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी भी। कुछ गलत होता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है किस इंसान ने गलती की है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, राइट। तो अगर आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ दे रहे हो तो एक तरीके से आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथ दे रहे हो, डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो उसकी। क्योंकि जो विलेज के लोग हैं उनका डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? लोकल गवर्नमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो अगर लोकल गवर्नमेंट्स पावरफुल होती चली जाएंगी तो एक तरीके से लोगों का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, उनकी ग्रोथ होती चली जाएगी और वो लोग भी पावरफुल होते चले जाएंगे। दस डेमोक्रेसी पावरफुल बनेगी। 1992 में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए थे। क्यों चेंजेस लाए थे? ताकि जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, जब भी मैं बोलूं ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी तो आपके माइंड में लोकल गवर्नमेंट्स आनी चाहिए। ग्रास रूट हम इसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज नीचे से, बिल्कुल नीचे से डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। जो ग्रास होती है वो कितनी छोटी रहती है, उसकी जो रूट होती है, समझ रहे हो, सबसे नीचे जाके हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यानी विलेज के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, ठीक है, छोटे से छोटे लेवल पर डेमोक्रेसी को जब हम स्ट्रेंथ देते हैं तो कहते हैं ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो कैसे आएगी वो? क्या क्या चेंजेस किए गए ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके गवर्नेंस का। देखो, अगर सिर्फ यूनियन के पास ताकत होगी तो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा पावर का, यानी ताकत सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास है, राइट। लेकिन जब पावर एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाएगी तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा ताकत का, राइट। गवर्नेंस जो है कंट्री की वो डिसेंट्रलाइज हो गई है, यानी लोकल पॉलिटिकल बॉडीज के पास भी काफी ज्यादा ताकत है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है समझते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड नहीं ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही क्रिस्प नोट्स हर वीडियो लेक्चर के आपको वहां पर मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसे। किस ऑब्जेक्टिव से लोकल गवर्नमेंट्स को बनाया गया? वो ऑब्जेक्टिव था ताकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आ सके, ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आ सके और वो इंस्टीट्यूशंस खुद को चला सके, ऑटोनॉमस हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है, प्लान्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में केपेबल हो, अपने अपने एरियाज का ध्यान रख सके, वहां पे प्लान्स कुछ इंप्लीमेंट करने, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है पूरा, उसके लिए वो लोग केपेबल हो। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाया गया। अब गवर्नमेंट कुछ इश्यू कर रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजें बता रही है, कुछ प्लान्स एंड पॉलिसीज बता रही है विलेजेस के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आएगी इंप्लीमेंट करने? अरे भाई, कोई लोकल बॉडी होगी तो इजिली इंप्लीमेंट हो जाएगा ना। जैसे कि सपोज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, ठीक है, पीएमजेजेबीवाई। अब पीएमजेजेबीवाई को इंप्लीमेंट करना है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो नहीं आएगी इंप्लीमेंट करने? आपके प्रधानमंत्री खुद तो गांव-गांव जाके नहीं बताएंगे। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट होगी तो ये काम बहुत ही इजी हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट्स बता देंगी लोगों को कि किस तरीके से चीजें होनी है, अपने अपने आदमी भेजकर वो सबको ये चीजें समझा देंगी, राइट। तो लोकल गवर्नमेंट होने का फायदा यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स और पॉलिसीज भी बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अब जो डिसीजंस ले रही है गवर्नमेंट वो लोगों के लिए ले रही है, राइट, लोगों के लिए डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो क्या लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए उस पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का? लोगों का राइट होना चाहिए ना, उनके लिए क्या डिसीजन लिया जा रहा है उन्हें पता होना चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट्स यही करती हैं, लोकल पार्टिसिपेशन इनमें बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो भी डिसीजन उनके लिए लिया जा रहा है वो उन्हें अच्छे से कम्युनिकेट किया जाता है, उन्हें अच्छे से बताया जाता है। इंडिपेंडेंस के पहले यानी प्री इंडिपेंडेंस एरा में लोकल गवर्नमेंट की क्या हालत थी वो देखते हैं।
महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेवर में थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, बहुत ज्यादा फेवर करते थे। महात्मा गांधी मानते थे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर एक इंसान के हाथ में कभी भी नहीं होना चाहिए, वो डिसेंट्रलाइजेशन उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो विलेज पंचायत हैं उनको हमें ज्यादा स्ट्रेंथ देनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हमें देनी है विलेज पंचायत को, क्योंकि क्या होता था अगर नीचे से हम स्ट्रांग है ना तो हम ऊपर से तो स्ट्रांग है ही, तो हमारी पूरी कंट्री स्ट्रांग बन पाएगी। वो मानते थे कि जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जितनी भी बातें डेवलपमेंट की हो रही हैं, उसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। अगर जो आज हम कहते नहीं है महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, इतना ज्यादा प्यार उन्हें क्यों मिलता है, क्यों इतना ज्यादा प्रेस किया जाता है महात्मा गांधी जी को? ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो इसी वजह से थे बिकॉज वो लोकल लोगों से कनेक्ट करते थे। याद रखो, अगर आप सिंपल साधारण हो और लोकल लोगों से कनेक्ट कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। चाहे आप आज के भी जमाने में देखो, जो चीजें लोकल लोगों से कनेक्ट हो जाती है ना वो चीज तुरंत बूम कर जाती है। इसलिए लोकल लोगों से कनेक्शन बनाने की जरूर एक बार सोचिएगा, ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी डेवलपमेंट की बातें हो रही है, जो भी ग्रोथ की बातें हो रही है, प्लीज लोकल लोगों को जरूर इन्वॉल्व करिए अगर हमें सक्सेस चाहिए तो। इंडिपेंडेंस के बाद, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की? एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1952 में, जिसने की कहा कि हमें लोकल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है, लोकल लोगों को और ज्यादा लेकर आना है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट के बैकग्राउंड में हमें मिला थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम फॉर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया रूरल एरियाज के लिए। क्या है ये सारी चीजें आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टेट्स तब भी थे जो चाहते थे कि लोकल बॉडीज को एस्टैब्लिश करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, है ना? लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट बनाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उन लोग ने नहीं बनाया। आगे क्या हुआ फिर आगे जाके और इंप्रूव हुआ और एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, एक और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया जहां पे ये कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी पीरियोडिक इलेक्शंस होने जरूरी है। कौन बैठेगा, कौन होगा सरपंच, कौन से लोग होंगे आखिर लोकल गवर्नमेंट में, उसके लिए भी इलेक्शंस होना पीरियोडिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। उन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या क्या होंगे ये भी हमें बहुत अच्छे से उन्हें बताना है, ये चीज रिकमेंड की गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स को, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करके आप नोट्स जरूर ले लीजिएगा इस लेक्चर के, और अगर चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें ग्रो करना है ज्यादा ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। एंड वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए, ठीक है? 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए। क्या पर्पस था इस अमेंडमेंट का, किस लिए आई थी? इस अमेंडमेंट का पर्पस था कि लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा स्ट्रेंथ दी जाए और जो उनके फंक्शंस हैं, एक तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, ठीक है? कोई मतलब कि स्ट्रक्चर ही नहीं था पहले से लोकल गवर्नमेंट्स का, तो एक तरीके से उनको एक स्ट्रक्चर देने के लिए, एक लेवल देने के लिए, उनके फंक्शनिंग में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाए गए। फिर आगे चल के 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए पार्लियामेंट द्वारा, ये पास किए गए, ठीक है? पार्लियामेंट ने इन अमेंडमेंट्स को पास कर दिया। 1989 में प्रपोज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास कर दिया पार्लियामेंट ने। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बारे में है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में होता है, ठीक है? रूरल एरियाज में, ठीक है? जैसे कि विलेजेस हो गए, रूरल जो एरियाज हैं आपके, वहां पे लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में बात करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पीआरआईज, ठीक है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पीआरआईज। याद रखिएगा ये आपका रूरल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, ये चीज प्लीज याद रखिएगा। 73rd अमेंडमेंट बगल में लिख लो चाहे तो नहीं याद होता है। 74th अमेंडमेंट किस बारे में था? ये बात करता था अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसको कहते हैं नगर पालिकाज, राइट? हमने क्या पढ़ा? 73rd किस बारे में बात करता है? किस बारे में बात करते हैं? रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं या पीआरआईज भी कहते हैं। 74th किस बारे में बात करता है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, जिसको कहते हैं नगर पालिकाज, राइट? ये चीज याद रखिएगा। अब ये 2 अमेंडमेंट्स 1992 में पार्लियामेंट ने पास कर दिए, लेकिन ये फोर्स में कब आए, इंप्लीमेंट कब होना शुरू हुए? 1993 में, राइट? देखो जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में लॉज बनाने होते हैं या लोकल गवर्नमेंट्स को जो फंड देना होता है, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हर चीज स्टेट करता है, ठीक है? ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का आइटम है, स्टेट को ही इस चीज को देखना है। तो पहले क्या था, जब ये अमेंडमेंट्स नहीं आए थे, सेंट्रल ने ये अमेंडमेंट्स पास नहीं किए थे, तो स्टेट्स अपनी मनमर्जी के हिसाब से जैसे चलाना था चला रहे थे लोकल गवर्नमेंट को। किसी स्टेट में तो लोकल गवर्नमेंट थी ही नहीं, राइट? लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बाद क्या हुआ?
इस अमेंडमेंट के आने के बाद स्टेट्स को एक तरीके से अपना नजरिया बदलना पड़ा और अपने लोकल गवर्नमेंट के लॉज को चेंज करना पड़ा, लोकल बॉडीज को चेंज करना पड़ा ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फॉर्मिटी में हो। अदरवाइज ये लोग चेंज नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चली जाती सारी चीजें। इसीलिए सभी स्टेट्स को 1 साल का समय दिया गया था ताकि अब अपने नेसेसरी लॉज को चेंज कर सके, लोकल बॉडीज में जो भी चेंजेस लाने अब चेंज ला सके और अमेंडमेंट्स को इंप्लीमेंट कर सके। इसके लिए 1 साल दिया गया था सभी स्टेट्स को। अब हम डिस्कस करने वाले 73rd अमेंडमेंट को थोड़ा डिटेल में, लेकिन उसके पहले अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पर भी आके डीएम करके पूछ सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रील्स डेली वहां पर डलते हैं, तो प्लीज जरूर से चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर स्टेट के पास अपना एक यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर है। पंचायती राज स्ट्रक्चर है मतलब लोकल लेवल पर रूरल गवर्नमेंट की बात हो रही है। आगे मैं चार्ट में भी आपको एक एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रक्चर, फिलहाल सुनने पे ध्यान दीजिए। नीचे सबसे लेवल पर, ठीक है, रूरल गवर्नमेंट में सबसे निचले लेवल पर आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत विलेज को कवर करती है या ग्रुप ऑफ विलेजेस को कवर करती है, या तो एक विलेज को कवर करेगी या ग्रुप ऑफ विलेजेस को कवर करेगी। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। बीच के लेवल पर, ठीक है, बीच के लेवल पर क्या आती है? सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्या आती है? इंटरमीडिएट लेवल पर मंडल, ठीक है, इसको आप ब्लॉक या तालुका भी कह सकते हो, ठीक है, इनको आप ब्लॉक या तालुका भी कह सकते हो, तालुका पंचायत भी कह सकते हो या मंडल पंचायत भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो जो छोटे स्टेट्स होते हैं वहां पर इंटरमीडिएट लेवल पर इनका होना जरूरी नहीं है, छोटे स्टेट्स में इनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सबसे टॉप के लेवल पर, एपेक्स लेवल पर क्या होती है? जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत। ये पूरे रूरल एरिया को कवर करती है डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। इलाहाबाद जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है तो इसका जितना भी रूरल एरिया उसको सबको कवर करेगी जिला पंचायत। इस अमेंडमेंट ने कहा कि ग्राम सभा भी क्रिएट होनी चाहिए। ग्राम सभा में सभी अडल्ट मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। पंचायत एरिया में जितने भी बड़े लोग आते हैं, अडल्ट मेंबर्स आते हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे, ठीक है। इसका क्या रोल होगा, क्या फंक्शन होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। जितने भी 3 लेवल्स मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत बताया, ठीक है, फिर एक तरीके से वो जो मंडल वाला बताया इंटरमीडिएट लेवल पर, सबसे ऊपर जिला पंचायत बताया। इनमें जितने भी लोग इलेक्ट होंगे, जितने भी लोग इनमें बैठेंगे, उनको कौन इलेक्ट करेगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा लोगों द्वारा, ठीक है, लोग ही इनको इलेक्ट करेंगे, जो भी इनके मेंबर्स होंगे, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। हर एक पंचायत बॉडी जो मैंने आपको बताई है उसका टर्म क्या होगा, क्या साल होंगे? 5 साल, ठीक है, 5 ईयर्स। लेकिन अगर स्टेट को कुछ ऐसा लगा और स्टेट ने पंचायत को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, उसे वहीं पर खत्म कर दिया, तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे, ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अगर 5 साल के पहले उसको खत्म कर देती है स्टेट, ठीक है, 5 साल के पहले स्टेट उसको डिसॉल्व कर देती है, तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे 6 महीने के अंदर अंदर। जैसे आज डिसॉल्व किया है, ठीक है, आज है 15 जून को स्टेट ने डिसॉल्व कर दिया एक पंचायत की बॉडी को, तो अब 5 साल के पहले ही उसे डिसॉल्व कर दिया, तो अब डिसॉल्व करने के 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस होंगे। 73rd अमेंडमेंट के पहले क्या होता था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे इन डिस्ट्रिक्ट बॉडीज में, और डिसॉल्व होने पर इमीडिएट इलेक्शंस का भी कोई प्रोविजन नहीं था, कब होने हैं कब नहीं होने हैं उसके लिए कुछ भी तय नहीं होता था। क्या रिजर्वेशन होती है इन पंचायत बॉडीज में? बिल्कुल होती है। जो 1/3 पोजीशन रहती है इन पंचायत इंस्टीट्यूशंस की, वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी इनमें रिजर्वेशन है, ठीक है, तीनों लेवल्स पर जितनी भी उनकी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से ही रिजर्वेशन एससी और एसटी को मिलेगा, राइट। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट डिसाइड करते हैं कि रिजर्वेशन रखना कितना है या कितना नहीं रखना है। पहले 29 सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टेट लिस्ट में लिस्टेड थे, अब ये सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। ये सब्जेक्ट्स किसके पास चले गए, ये आइटम्स किसके पास चले गए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास चले गए। जब मैं सब्जेक्ट्स की बात करती हूं तो सब्जेक्ट्स का मतलब होता है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर स्टेट लॉ बना सकता है। जैसे कि लिकर एक सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में हमें दिया हुआ है, राइट। स्टेट ही उस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, इसीलिए 29 सब्जेक्ट्स जो पहले स्टेट लिस्ट में मौजूद थे वो 11th शेड्यूल में आ गए। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन पर लॉज बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स क्या है? लोकल लेवल पर जो भी डेवलपमेंट और वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म होंगे, ये सब्जेक्ट्स उसी से रिलेटेड हैं। अब कितने सब्जेक्ट्स ट्रांसफर करने, कितने नहीं ट्रांसफर करने हैं, ये डिपेंड करता है स्टेट के लेजिस्लेशन पर, ठीक है। स्टेट ही डिसाइड करेगा कितने सब्जेक्ट्स उसे लोकल बॉडीज को देने हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी जो इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। स्टेट गवर्नमेंट 5 साल में एक बार स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करेगी। ये फाइनेंस कमीशन एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हालत को, फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करेगी। ये देखेगी कि स्टेट गवर्नमेंट से कितना रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को जा रहा है या कितना देना है।
रूरल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये भी देखेगी। 74th अमेंडमेंट पर आने से पहले प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियोस चाहिए लॉ के टॉपिक्स पर, बीए के टॉपिक्स पर, रीसेंट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप। 74th अमेंडमेंट बिल्कुल सेम 73rd अमेंडमेंट की तरह है, सिर्फ एक फर्क है इन दोनों में कि 73rd रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करती है, 74th अमेंडमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करती है। बाकी सब कुछ 74th अमेंडमेंट में सेम है, चाहे वो आप इलेक्शन से रिलेटेड ले लो, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ले लो, सब कुछ लगभग सेम है उसके जैसा। रिजर्वेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट इलेक्शंस इसमें भी होते हैं, बस यही चीज है कि ये नगर पालिकास पर अप्लाई होती है, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई होता है। जो मैंने बताया नहीं था कि स्टेट के 29 सब्जेक्ट्स जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी कुछ जाएंगे, वही चीज यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज के साथ भी करेगी। जो उसे सही लगेगा उतने फंक्शंस इसको भी दिए जाएंगे, ठीक है। फर्क इतना है, ध्यान से सुनो, वहां पे जो फंक्शंस थे, वहां पे जो सब्जेक्ट्स थे वो 11th शेड्यूल में भी लिस्टेड है, यहां पे कहां लिस्टेड है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के केस में क्या हुआ था, 11th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट्स लिस्टेड थे, यहां पे क्या हो रहा है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के केस में 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सब्जेक्ट्स लिस्टेड मिलते हैं। इसीलिए 73rd और 74th अमेंडमेंट ने एक तरीके से स्ट्रक्चर दिया है हमारी लोकल गवर्नमेंट को। इन्हीं दो अमेंडमेंट्स की वजह से आप पढ़ पा रहे हो एक्चुअली में इन दो चीजों को, राइट। काफी ज्यादा स्ट्रक्चर मिला हुआ है, इजीली पढ़ा जा सकता है, वो इन्हीं दो अमेंडमेंट्स की वजह से हुआ है। यूनिफॉर्मिटी लेकर आए हैं ये लोग पंचायती राज और नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस में, राइट। फंक्शंस क्या है लोकल गवर्नमेंट के वो देखते हैं। डेवलपमेंट प्लान अपने अपने एरियाज का ये लोग सेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। कैसी स्कीम्स रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी हटाने के लिए जो स्कीम्स रहती हैं, हाउसिंग, घर देने के लिए, छोटे छोटे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज। अब जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉज होते हैं वो तो स्टेट बनाता है, मैंने आपको बताया था स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है इन पर लॉज बनाना। तो इसीलिए क्या फंक्शंस होंगे, क्या रोल होगा लोकल गवर्नमेंट्स का, वो एक तरीके से स्टेट ही डिसाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो होती हैं विलेज की, जैसे कि विलेज रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ रोड्स, टैंक्स, वेल्स, इन सबको लोकल गवर्नमेंट्स ही मैनेज करती हैं। जुडिशियल फंक्शंस जो होते हैं कि छोटे छोटे केसेस देखना, सिविल मैटर्स के, क्रिमिनल केसेस देखना, थेफ्ट के, ठीक है, मनी डिस्प्यूट सॉल्व करना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व करना, ठीक है, इसके लिए अदालती हैं आपके, न्याय पंचायत से, ग्राम पंचायत, यही सब लोग सॉल्व करते हैं। ये भी लोकल बॉडीज के अंदर ही आते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, बहुत ही खूबसूरत सा, देख लो आराम से इसको, इसी से तुम समझ सकते हो क्या क्या स्ट्रक्चर है। टॉप पर तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर सबसे लोकल गवर्नमेंट पर हमें डिस्ट्रिक्ट्स, जिला परिषद देखने को मिलता है जिसमें ब्लॉक्स आ रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आ रही है, नगर पालिका आ रही है जिनको म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं, नगर पंचायत आ रही है, टाउन काउंसिल्स, फिर विलेज ग्राम पंचायत, और सबसे नीचे ग्राम सभा आपको देखने को मिलती है। जो मैंने पहले बताया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने पहले आपको बताया है उससे देखकर भी आप बना सकते हो। पिरामिड लो और बनाते चले जाओ जिस लेवल पे मैंने आपको चीजें समझाई हैं। अब बातें तो बहुत हो गई कि ये ट्रांसफर होंगे, ये फंक्शंस मिलेंगे, इतने पैसे जाएंगे इनको, ये इनके काम रहेगा, ये इनका रोल रहेगा। क्या ये हकीकत में होता है? बहुत कम, ये बहुत कम हमें हकीकत में देखने को मिलता है। जब अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते या फंक्शंस दिए ही नहीं जाते हैं उनको करने के लिए, तो क्या होता है, सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता चला जाता है। क्या डेवलपमेंट फंक्शंस वो लोग परफॉर्म करेंगे, क्या डेवलपमेंट आएगा विलेजेस में जब आप पैसा ही नहीं दोगे, राइट। पैसा ही खा जाते हैं बीच के लोग, तो एक तरीके से फंड ही नहीं पहुंच पाता है वहां तक। जो सेक्रेटेरिएट से एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट के, वो बहुत ज्यादा अंडर स्टाफ्ड है। ये इंस्टीट्यूशंस पूरी तरीके से स्टाफ से भरे नहीं हुए हैं, इनके पास स्किल भी कम है, लोग भी कम है, इस वजह से सपोर्ट प्रोवाइड ही नहीं कर पाते इलेक्टेड बॉडीज को। सो फाइनली गाइस, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। आर्टिकल 40 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें से हमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है, जो कि ये कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनको स्टेप्स लेने चाहिए विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको थोड़े पावर्स देने चाहिए, अथॉरिटी देनी चाहिए, ताकि वो एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर सके, राइट। ये कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, जो वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन दी जाती है पंचायत सिस्टम्स में, नगर पालिकाज में, ये चीज एक तरीके से वुमेन को ना एम्पावर कर रही है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन, बहुत सारी वुमेन लगभग इन्वॉल्व होंगी लोकल बॉडीज में, तो एक तरीके से ताकत मिलेगी वुमेन को भी। इस वजह से उनका पॉलिटिक्स का एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी दिन ब दिन बढ़ेगी, पॉलिटिक्स की वर्किंग कैसे होती है वो भी वुमेन को अच्छे से समझ आएगी, वुमेन के जो पर्टिकुलर इश्यूज रहते हैं वो वुमेन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगी।
जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होता जाएगा, जितनी ज्यादा ताकत हम लोकल गवर्नमेंट्स को दे पाएंगे, उतना ज्यादा हम डेवलपमेंट कर पाएंगे अपनी कंट्री में, बिकॉज डेमोक्रेसी की ग्रोथ नीचे से ही स्टार्ट होगी। अगर आप नीचे से ताकत देना नहीं शुरू करोगे लोगों को, ग्रास रूट लेवल पर अगर स्ट्रांग हम नहीं होंगे, ऊपर के लेवल पर स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट तभी हो पाएंगी जब इनको ताकत थोड़ी अच्छे से मिल पाएगी। So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.